वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली गर्म तारे पे रिलीज हुई एक मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है जय 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 है। कुछ दिनों पहले मैंने द ग्रेट इंडियन किचन नाम की एक मलयालम मूवी को एक्सप्लेन किया था, जिसमें एक लड़की अपने ससुराल में किस तरह का सामना करना पड़ता है वो दिखाया गया। इस मूवी का कॉन्सेप्ट भी सेम उसी तरह का है, लेकिन इन ये कॉमेडी वे, मतलब डायरेक्टर ने उसी चीज को कॉमेडी वे से प्रेजेंट किया। सच में मूवी देखने के लायक है। तो चलिए इन शॉर्ट में आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही विजयन नाम के एक बंदे को लड़की पैदा होती है, मतलब इसके वाइफ को। विजयन कैशू की फैक्ट्री में एज ए सुपरवाइजर की तरह काम करते रहता है। खैर विजयन अपने बेटी का नाम रखता है जया। पहले तो विजयन ये सोच लेता है कि अपनी बेटी को इंदिरा गांधी की तरह बनाएगा, लेकिन अगल बगल वाले उंगली करने की वजह से विजयन अपना इरादा बदल लेता है। सोच लेता है कि विजयन आम लड़कियों की तरह जया की भी परवरिश करेगा, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा कर उसको एक अच्छे घर में शादी करवा देगा, यहाँ तक इसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। तो विजयन जया को ढंग से खेलने नहीं देता। जया थोड़ी देर खेलती तो इसको अंदर बुला ले जाता है। और इसी तरह जब जया अपने पापा से टेडी बियर मांगती है तो विजयन अपने बेटे जयन के खिलौने जया को देने लगता है। और इसी तरह जयन की किताबें, कपड़े, सब कुछ जया के पास जाते रहते हैं। मतलब विजयन जया को नई चीजें नहीं दिलवाता। और जब जया थोड़ी बहुत बड़ी होती है तो विजयन जया को जयन के बराबर ट्यूशन को भी नहीं भेजता। स्कूल खत्म होने के बाद जया को घर के कामों में ही लगा देता है। एटलीस्ट विजयन जया को स्कूल ट्रिप पर भी नहीं भेजता। जब जया अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छे कॉलेज में सीट हासिल कर लेती है, इसके बावजूद भी विजयन जया को वो कॉलेज भेजना नहीं चाहता। यही कहकर रोक देता है कि लड़कियों को इतनी दूर भेजने की क्या जरूरत और इतनी बड़ी पढ़ाई पढ़ाने की क्या जरूरत। इसी गांव में ही जया को कॉलेज में पढ़ने के लिए कहता है। और इसी तरह यहाँ पर भी एक बात होती है कि जया को बीएससी करना होता है, लेकिन विजयन जया को बीए में दाखिला दिलवा देता है। अब बेचारी जया ना चाहते हुए भी कॉलेज जाने लगती है। इसी दरमियान में दीपू नाम का एक लेक्चरर महिलाओं के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते रहता है कि महिलाएं पुरुष के समान होती है, उनको भी जॉब करना होता है, पढ़ाई करनी होती है, लेकिन हमारी सोसाइटी महिलाओं को दबा रही है। दीपू की बातें जया को बहुत भाने लगती है, उसे पसंद करने लगती है। एक दिन जया फाइनली दीपू को प्रपोज भी कर देती है। दीपू भी इसका प्यार एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन रिलेशनशिप में आने के बाद दीपू का बिहेवियर टोटली चेंज हो जाता है। मतलब जया को कंट्रोल करने लगता है। जया किससे बात करना है, किससे नहीं बात करना है, ऐसे कपड़े नहीं पहनना, वैसे कपड़े पहनो। इवन दीपू जया के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी देखते रहता है कि तुमने ये स्टेटस क्यों लगाया, उसको फौरन बदलो। एक दिन दीपू को गुस्सा आकर जया पर हाथ भी उठा देता है, जिसकी वजह से जया की नाक की नथनी टूट जाती है, ब्लड आने लगता है। उसी दिन जया की बात जया के घर वालों को पता चल जाती है। विजयन जया को डांटने लगता है कि मैंने तुमको पढ़ने के लिए भेजा और तुम इश्क करने लगी। अभी के अभी तुम कॉलेज बंद करो, मैं तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढूंगा। शादी के बाद तुम अपनी पढ़ाई कर लो, पढ़ाई के बाद तुम जॉब भी कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन ये सब कुछ शादी के बाद ही होगा। इस तरह से सारे लोग मिलकर जया को शादी के लिए मनवाने लगते हैं। जया रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन इसके घर वाले नहीं मानते। सो कुछ ही दिनों बाद राजेश के घर वाले जया के घर आने लगते हैं। राजेश का एक चिकन फार्म होता है। इसके कजिन ब्रदर का नाम होता है अनिल। और इसी तरह राजेश के घर में इसकी बहन भी रहती है। राजेश का जीजा दुबई में होने की वजह से राजेश की बहन हमेशा अपने मायके में ही रहती है। सो बातों ही बातों में जया की फैमिली राजेश की फैमिली से कहने लगती है कि मेरी बेटी शादी के बाद भी पढ़ाई करना चाहती है। ये सुनने के बाद राजेश की माँ और अनिल यही सोचने लगते हैं कि शादी के बाद लड़की को पढ़ाई की क्या जरूरत। सो ना चाहते हुए भी राजेश की माँ हाँ कहने लगती है। और इसी तरह राजेश भी जया से पर्सनली बात करके इस शादी के लिए ओके कह देता है। फाइनली एक अच्छा मुहूर्त देखकर जया और राजेश की शादी हो जाती है। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। जब जया राजेश के घर में आती है, राजेश के घर में कुछ टूटे फूटे चीजों को देखती है। मतलब टूटी हुई ग्लास, टूटी हुई चेयर, टूटा हुआ रिमोट। और इसी तरह राजेश को हर रोज इडियप्पम खाने का शौक होता है। राजेश की माँ बहुत ही मुश्किल से इडियप्पम बनाती रहती है। मतलब आटे को किसी चीज में रखकर प्रेस करना होता है, तो राजेश की माँ बहुत ही मुश्किल से उस आटे को प्रेस करती रहती है। प्रेस करते वक्त इस औरत के एक्सप्रेशंस देखना होता है, वाह वाह। एक्चुअली राजेश के बारे में एक और स्पेशल बात है। राजेश को थोड़ा शॉर्ट टेम्पर होता है। मतलब राजेश छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता है, और जब राजेश को गुस्सा आता है तो इसकी हाथ में की चीज इधर उधर पटक देता है। खैर एक दिन जया राजेश के साथ उसके चिकन फार्म जाती है। तभी कृष्णा नाम का एक बूढ़ा आदमी राजेश के पास आता है। कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही कम प्राइस में मुर्गियों को बेच रहे हो, उतने कम प्राइस में मैं नहीं बेच सकता। मेरा बिजनेस बहुत ही डाउन हो चुका है,
मेरा चिकन फार्म भी तुम ही लेकर बिजनेस कर लो। लेकिन राजेश बहुत एटीट्यूड दिखाने लगता है, मतलब कृष्णा से बात करने को पसंद ही नहीं करता। जया नए प्लेस में एडजस्ट करते हुए यूट्यूब वीडियोस देखकर नए नए पकवान पकाकर राजेश को खिलाती रहती है, राजेश को इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन राजेश जया को एक छापड़ लगाकर कहने लगता है कि अगली बार मुझसे बिना पूछे ऐसे पकवान मत पकाया करो। दोबारा थोड़ी देर बाद राजेश जया के पास जाकर उसे सॉरी कहने लगता है। जया का मन बहलाने के लिए कभी रेस्टोरेंट कभी मूवीज घुमाने लगता है और जया से ये भी कहने लगता है कि तुम ये बात भूल जाओ कि मैंने तुमको मारा। इस तरह से राजेश छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होकर जया पर हाथ उठाता है। दोबारा जया को इधर उधर घुमाकर ये बात भूल जाने के लिए कहता है। जब राजेश हद से ज्यादा मानने लगा, जया अपनी माँ को कॉल करके यही बात बताने लगती है। लेकिन जया के माँ बाप जया को ही एडजस्ट करने के लिए कहते हैं। उसके बाद जया को जब कभी भी टाइम मिलता, जया अपने मोबाइल में कुछ वीडियोस देखती रहती है। लेकिन राजेश आने के बाद ये अपना फोन रख देती है। इसके बावजूद भी राजेश जया को डांटने लगता है कि हमेशा तुम फोन देखती ही रहती हो। इसी दरमियान में जब एक दिन जया अपना मोबाइल देख रही होती है, जया को ये बात पता नहीं चलती कि राजेश घर आया। जया को ऐसी हालत में देखकर राजेश जया को डांटते हुए उसके हाथ से फोन छीनने लगता है। लेकिन जया अपना फोन राजेश को देती ही नहीं, वो अपना फोन कस के पकड़ती है। राजेश बहुत खींचने की कोशिश करता है लेकिन ना। उसके बाद जब जया पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, जया उसका हाथ ब्लॉक करने लगती है। तभी जया एक कुंफू मास्टर की तरह राजेश को एक लात मारती है। ये सीन भाई साहब गजब। तभी यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि जब से राजेश जया को मार रहा था, जया अपने मोबाइल के जरिए से कराटे सीखने लगती है। हर जगह पर कराटे की प्रैक्टिस करने लगती है, बाथरूम में, घर के पीछे। इस तरह से फाइनली आज जया राजेश को एक लात मारकर इसे कोने में गिरा देती है। बेचारा राजेश चुपचाप अपने चिकन फार्म जाकर अपने वर्कर्स से यही कहने लगता है कि आज मैंने अपनी बीवी को बहुत मारा और बदले में मुझे भी थोड़ी मार लगी। और एक्चुअली उस दिन राजेश की माँ और बहन नहीं होते। रात होने के बाद जब ये दोनों वापस अपने घर आते हैं तो ये दोनों अपने घर में टूटी हुई टेबल को देखते हैं। तो ये दोनों भी यही सोचने लगते हैं कि राजेश ने जया को मारा। राजेश घर आने के बाद यही बात पूछने लगते हैं। अब राजेश अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी माँ और बहन से कहने लगता है कि मुझे गुस्सा आया इसीलिए मैंने जया को मारा। तो उस दिन से लेते हुए राजेश जया से डरने लगता है। इस मूवी में बीच बीच में थोड़ा रैप सॉन्ग्स भी है, गजब। खैर बाद में राजेश को ये बात पता चलती है कि जया हर जगह पर कराटे प्रैक्टिस कर रही थी, बाथरूम में, घर के बाहर। कराटे प्रैक्टिस के कुछ सैंपल्स को भी देखता है और इसी तरह जया इडियप्पम बहुत ही आसानी से बनाने लगती है। खैर उसके बाद राजेश अपनी बात सिर्फ अनिल को ही बताने लगता है। सो अनिल भी राजेश को आइडिया देने लगता है कि तुम भी कराटे सीख कर जया को एक अच्छा सा सबक सिखाओ। सो उस दिन से लेते हुए राजेश वीडियोस देखते हुए कराटे प्रैक्टिस करने लगता है। ये सीन्स भी बहुत ही फनी होते हैं। और यहाँ पर एक और सीक्रेट बात ये है कि जया को पता नहीं होता कि राजेश कराटे की प्रैक्टिस कर रहा है और इसी तरह राजेश को भी। दोनों भी चुप चुप के प्रैक्टिस करते रहते हैं। खैर फाइनली राजेश ठान लेता है कि ये जया को सबक सिखाएगा। जब राजेश की माँ और बहन अपने घर में मौजूद नहीं होते, राजेश अपने घर आकर अपने फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है और जानबूझकर जया को अपने पास बुलाकर इससे छेड़खानी करने लगता है। पहले तो जया राजेश को बिना मारे सिर्फ ब्लॉकिंग करती रहती है और यहाँ पर इन दोनों की फाइट सीन भी भाई साहब गजब। बहुत देर तक इन दोनों के बीच कुंफू कराटे चलती रहती है। फाइनली जया राजेश को बहुत ही बेरहमी से मार गिराती है। तभी उसी वक्त राजेश की माँ और बहन घर आकर ये नजारा देख लेते हैं। फौरन जया के माँ बाप को बुलाते हैं। जया के माँ बाप और अनिल जया से कहने लगते हैं, राजेश तुम्हारा पति है, अगर गुस्से में वो तुम पर हाथ उठाएगा तो तुम्ही को एडजस्ट करना पड़ेगा। जया कहने लगती है, तो सेम उसी तरह अगर मैं भी मारूं तो राजेश को एडजस्ट करना पड़ेगा। हम दोनों की शादी हुए 6 महीने हुए हैं, इन 6 महीनों में 21 बार मारा। एक साल में कितनी बार मारेगा, पूरी जिंदगी में कितनी बार मारेगा। उसके बाद अनिल राजेश को खोपचे में बुलाकर ये कहने लगता है, अगर अब तुमने जया को डिवोर्स दे दिया तो लोग यही सोचेंगे कि राजेश अपनी बीवी की मार से बचने के लिए जया को डिवोर्स दे दिया। तुम फटाफट से जया को प्रेग्नेंट करके 2 बच्चे पैदा कर दो। जया उन 2 बच्चों को संभालते हुए अपने घर तक ही सीमित रहेगी। 2 बच्चों को जन्म देने के बाद कराटे क्या, घर का काम भी नहीं कर पाएगी। और इसी तरह जया ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जॉब करना चाहती है ना, उसका सपना साकार मत होने देना। इस तरह से तुम जया से बदला ले सकते हो। फिलहाल तुम जया को सॉरी बोलकर अपने प्लान में एंटर हो जाओ। सो राजेश अनिल की बात मानकर जया के पास जाकर सॉरी बोलकर उस दिन से जया के साथ रोमांटिक से बिहेव करने लगता है। मतलब जया को ऐसे दिखाने लगता है कि राजेश टोटली चेंज हो गया। उसके माँ बाप से भी अच्छी तरह से बात करने लगता है बिना गुस्सा किए। जया राजेश के बिहेवियर पर भरोसा करते हुए
ये भी इससे अच्छी तरह से बात करने लगती है। देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज हो जाते हैं और फाइनली जया प्रेग्नेंट भी होती है। एक दिन चेकअप करवाने के लिए जया राजेश की माँ हॉस्पिटल जाते हैं। तभी अनिल राजेश को एक वॉइस मैसेज सेंड करता है। अनिल कहने लगता है कि प्लान के हिसाब से तुमने जया को प्रेग्नेंट कर ही दिया ना। अब वो फोन स्पीकर में होने की वजह से जया सुन लेती है। राजेश से बार बार पूछने लगती है कि प्लान क्या है, अनिल किसके बारे में बात कर रहा था, तुम दोनों का प्लान क्या है, तुम्हारा प्लान क्या है। फाइनली राजेश जया को सब कुछ सच सच बता देता है कि प्लान के हिसाब से मैंने तुमको प्रेग्नेंट किया ताकि तुम घर तक ही सीमित रहो और इसी तरह मैं तुमको आगे की पढ़ाई नहीं करने दूंगा। तुमने मुझे बहुत ही बेरहमी से मारा ना, अब भुगतो, अब मैं बदला लूंगा तुमसे। ये सुनने के बाद जया की बीपी हाई होकर बेचारी बेहोश गिर जाती है कि जया के सपने ही रह गए। फटाफट से जया को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर्स कहने लगते हैं कि जया को बीपी हाई होने की वजह से प्रेगनेंसी चली गई। जया की फैमिली राजेश की फैमिली जया के पास आकर जया पर ही उंगली उठाने लगते हैं। इसी दरमियान में विजयन जया से कहने लगता है कि बचपन से मैं तुमको फ्रीडम देते आ रहा हूँ, तुम्हारे हिसाब से ही मैंने तुमको पढ़ाया, तुम्हारी शादी की अच्छे घराने में, लेकिन ससुराल में तुम हमारा नाम बदनाम कर दिया। बहुत सुनने के बाद जया सारे लोगों से कहने लगती है अब मैं किसके ऊपर भी डिपेंडेंट होना नहीं चाहती, मेरी वजह से कोई भी दुखी नहीं होगा, अब मेरी जिंदगी मैं खुद जी लूंगी। ऐसा कहकर जया सारे लोगों को छोड़कर गर्ल्स हॉस्टल चली जाती है। वहाँ से ही जया जॉब करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जया अपनी पढ़ाई पूरी ना करने की वजह से इसको कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही होती। अब इसी दरमियान में जया का भाई जयन जया के पास आता जाता रहता है। जया और जयन बिजनेस करने के लिए बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, लेकिन जया को लोन भी नहीं आता। फाइनली जया के पास कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से सुसाइड करने का डिसाइड होती है, टेरेस पर जाकर खड़ीती है। दूसरी तरफ राजेश एक दिन अपने फोन को रिपेयर करवाने के लिए देता है। अब राजेश के फोन में वो वाली वीडियो होती है ना जिस दिन राजेश ने जया और राजेश की फाइट रिकॉर्ड की थी। फोन रिपेयर करने वाला वो बंदा राजेश की वो वीडियो लीक कर देता है। सोशल मीडिया में इसकी वीडियो वायरल हो जाती है। सारे लोग राजेश को ही ब्लेम करने लगते हैं, इस पर हंसने लगते हैं। अब ये बेइज्जती ना सहते हुए राजेश अपने घर में ही बैठा रहता है। इसी दरमियान में एक दिन राजेश डिवोर्स के लिए अप्लाई करता है। उसके बाद एक दिन राजेश को ये बात पता चलती है कि वो बूढ़ा आदमी कृष्णा राजेश से भी बहुत ही कम प्राइस में अपनी मुर्गियां बेचने की वजह से इसका बिजनेस बहुत ऊपर जाने लगता है और इसी तरह राजेश का बिजनेस डाउन। राजेश के वर्कर्स यही सोचने लगते हैं कि ये सारे लोग कृष्णा के पास जाकर उसको एक अच्छा सा सबक सिखाएंगे, इसमें राजेश इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ हम देख लेंगे। उसके बाद जया और राजेश का केस कोर्ट में आता है। जज जया के जरिए से जया की सारी बात सुनती है। जज को भी समझ में आ जाता है कि इसमें राजेश की ही गलती है। फाइनली जज इन दोनों को एक आखिरी मौका देती है कि ये दोनों प्राइवेटली बात करके अपना फाइनल डिसीजन सुनाए। साइड में जाने के बाद जया राजेश से पूछने लगती है कि तुम्हारा बिजनेस अब कैसा चल रहा है, तुम अपने मुर्गियों को कितने दाम में बेच रहे हो? मैं तो अपनी मुर्गी 115 रुपए में बेच रही हूँ। ऐसा कहते हुए जया डिवोर्स पेपर्स में साइन कर देती है। एक्चुअली बात ये थी कि जया सुसाइड नहीं किया, जया को बैंक से लोन मिल गया था और उन पैसों से जया कृष्णा का फॉर्म खरीद लिया। राजेश के वर्कर्स कृष्णा को मारने पीटने लगते हैं, तो तब जाके कृष्णा बताने लगता है कि अब यह फॉर्म मेरा नहीं है। तभी वहाँ पर जया आकर उन सारे लोगों से अपने कराटे प्रैक्टिस करने लगती है, सारे लोगों से जबरदस्त फाइट करने लगती है। ये सीन भी गजब और इसी तरह बैकग्राउंड गाना भी मस्त। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।